हमेशा एक बात याद रखना कि बेहतरीन दिनों के लिए हमेशा बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 25 सितंबर के करंट अफेयर पे। देखिए आज के वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि 400 डेज यानी कि 400 डेज जो है ये किसकी लिखी गई उपन्यास है। तो देखिए अभी हाल ही में चेतन भगत की एक उपन्यास जो है आने की खबर मिली है और इसका नाम है 400 डेज। तो ये जल्द ही रिलीज हो जाएगी। देखिए जो आपकी ये 400 डेज नाम की उपन्यास है चेतन भगत की। तो इस उपन्यास में सस्पेंस, मानवीय रिश्तों, प्यार, दोस्ती, पागल दुनिया जिसमें हम रहते हैं और सबसे बढ़कर एक माँ का कभी हार न मानना का दृढ़ संकल्प जो है इसकी कहानी है। ठीक है। और देखिए इसके पहले चेतन भगत की अभी रिसेंटली 2 किताबें और आई थी। इनमें से एक था आपका द गर्ल इन द रूम 105 यानी कि रूम नंबर 105 और दूसरा था वन ऑरेंज मर्डर। ठीक है। तो द गर्ल इन रूम 105 और वन अरेंज मर्डर ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं? ये चेतन भगत के दौरान लिखी ये पुस्तकें हैं और इनकी एक और उपन्यास आने वाली है 400 डेज। देखिए चेतन भगत के जितने भी उपन्यास हैं, ठीक है, जैसे कि 5 पॉइंट समवन ये भी इन्हीं का एक उपन्यास था, वो भी एग्जाम में पूछा गया था। और एक पिक्चर आई थी 2 स्टेट्स, ठीक है, तो ये भी इन्हीं की एक उपन्यास पे आधारित था। और देखिए दूसरा प्रश्न आज का है कि हाल ही में किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर के पद पर नियुक्त करके उनको सम्मानित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे एक अभिनेता की फोटो आपको दिख रही है, इनका शकल तो आपको पता होगा लेकिन इनका नाम नहीं पता होगा। इनका नाम है डेनियल क्रेग। देखिए ये जो है जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्मों में दिखते होंगे आपको। और जेम्स बॉन्ड से संबंधित मैं आपको अभी एक स्पेशल फैक्ट बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए डेनियल क्रेग की जो है एक फिल्म आने वाली है जो कि 30 सितंबर को भारत में रिलीज होगी और इसका नाम है नो टाइम टू डाई। ये जेम्स बॉन्ड सीरीज की एक फिल्म हो गई। देखिए इससे पहले भी जेम्स बॉन्ड सीरीज की बहुत सारी फिल्मों में डेनियल क्रेग दिख चुके हैं, जैसे कि जो आपका कसिनो रॉयल हो गया, क्वांटम ऑफ सोलेस हो गया, स्काईफॉल एंड स्पेक्टर में स्पेक्टर हो गया। तो इन सभी में जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभा चुके हैं डेनियल क्रेग। और जो आपको बता दूं जेम्स बॉन्ड का किरदार है, ठीक है, इसके बारे में जो सबसे खास बात है जो एग्जाम में पूछी गई है। देखिए 1953 में एक उपन्यास आई थी इयान फ्लेमिंग की, ठीक है। तो इयान फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक चरित्र है जेम्स बॉन्ड और बाद में इस पर फिल्में बनने लगी जो कि काफ़ी पॉपुलर हो गई और अभी तक इसकी फिल्में बनती आ रही हैं। ठीक है। तो डेनियल क्रेग कौन है? ये फिल्मों में जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाते हैं और इनको यूनाइटेड किंगडम की जो रॉयल नेवी है क्या किया है, मानद कमांडर के पद पर नियुक्त करके इनको सम्मानित किया है। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के काजा में जो है दुनिया का जो सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है ये बनाया गया है। देखिए कुछ इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं बहुत ही यूनिक होते हैं, एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। देखिए एग्जामिनर केवल वही प्रश्न पूछता है जो कि बहुत सिलेक्टिव हो, कुछ यूनिक, उसमें कुछ मतलब कुछ दम हो, बात में दम हो। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है दुनिया का सबसे ऊंचा, ठीक है, भारत का नहीं, दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, तो इसको हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। देखिए हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति जिला है वहाँ पर ये प्लेस स्थित है काजा, जहाँ पर इस चार्जिंग स्टेशन को बनाया गया है। और जो काजा है तो काजा में 500 फीट पर दुनिया का ये सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाया गया, ठीक है। तो यानी कि ये 500 फीट ऊंचाई पर बनाया गया है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, जनसंख्या है 68.6 लाख। और हिमाचल प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला है और शीतकालीन राजधानी है आपकी धर्मशाला है। इन दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, ग्रीष्मकालीन आपकी कौन सी है? शिमला है और शीतकालीन है धर्मशाला। और यहाँ पे मेरे सामने एक मैप खुला हुआ है, मतलब मेरे क्या आपके सामने भी भारत का नक्शा, ठीक है। और इसमें आप ढूंढेंगे अगर क्या नाम है हिमाचल प्रदेश, तो आपको जस्ट यहाँ पे दिखेगा हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश देखिए अपनी सीमा किसके साथ बनाता है, इधर आपका थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं मैप को।
और अच्छी तरीके से आपको दिखेगा। देखिए हिमाचल प्रदेश है जो है ये अपनी सीमा जो है लद्दाख के साथ, इधर देखिए जम्मू कश्मीर, फिर बगल में पंजाब, फिर इधर आपका जो है हरियाणा, फिर इधर आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है। तो इन सभी राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है और इसका अलग से मैप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है दिखेगा हिमाचल प्रदेश का मैप। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, देखिए आज हम टोटल 3 राज्यों के टोटल राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं बार बार। तो इससे आपका जीएस का प्रश्न भी जो है मतलब कवर होता रहेगा। और ये जियोग्राफी का भी पार्ट है, ये एनवायरनमेंट का भी पार्ट है, ये करंट से भी अब जुड़ चुका है हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है आपका है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क, तीसरा है इंदिरा किला नेशनल पार्क, चौथा आपका है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान और पांचवा है सिंबल बारा नेशनल पार्क, ठीक है। याद रखिएगा, फिर से रिवाइज करा दूं आपको कि हिमाचल प्रदेश में 5 सबसे पॉपुलर जो राष्ट्रीय उद्यान है नेशनल पार्क है कौन कौन से हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके बाद दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क, तीसरा है इंदिरा किला नेशनल पार्क, चौथा है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान और पांचवा है सिंबल बारा नेशनल पार्क। देखिए कई लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे पूछते रहते हैं कि सर जो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हो वो बता दिया कीजिए। तो देखिए मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी 4 तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक पूछा गया कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चौथा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए एक देश है यमन, ठीक है। यमन कहाँ पे है, पहले हम यमन में घूमाते हैं। आइए मैं आपको आज यमन का टूर कराता हूँ। देखिए ये पूरी दुनिया आपके सामने खुल गई है और यहाँ पे दिख रहा है आपको ये मिडिल ईस्ट का पार्ट, यहाँ पे आपको छोटा सा स्पॉट दिख रहा है यमन का, ठीक है। तो यमन जो है ये आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है। और यमन का मैप को जूम करेंगे तो ये पीला वाला मैप जो आपका है ये आपको दिखेगा, बगल में ओमान और ऊपर इसके जो है सऊदी अरबिया सीमा बनाते भी दिखेंगे। तो यमन की सीमा किससे लगती है, सऊदी अरेबिया और ओमान के साथ में। परीक्षाओं में प्रश्न कैसे बनता है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा सऊदी अरब के साथ लगती है, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। कभी कभी ये पूछा गया कि यमन की सीमाएं किन किन देशों के साथ लगती हैं, तो ये देश हैं सऊदी अरबिया और ओमान। आपको पता होना चाहिए कि यमन जो है बहुत ही भिखमंगा देश है और उसके बगल में सऊदी अरब बहुत ही संपन्न देश है, ओमान भी ठीक ठाक है। लेकिन यमन में भूखमरी का मतलब यमन हो गया, लीबिया हो गया, सीरिया हो गया, ये सभी देखिए भिखमंगे देश है, यहाँ पे साला खाने को नहीं है। यहाँ पे क्या है कि धार्मिक कट्टरता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ पे फिर उसको इस्लामिक कंट्री बनाया गया। और आज स्थिति ये है कि वहाँ पे जनसंख्या बहुत ही अनकंट्रोल हो गई है। तो भाई देखो अगर एक आदमी कमाने वाला है और 20 आदमी खाने वाले हैं तो कहाँ से खाना मिलेगा, कुपोषण तो बढ़ना ही है, ठीक है। तो आप बुरा मत मानिएगा, मैं टॉपिक को जैसे कवर करना चाहिए वैसे ही कवर कर रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए कि भूखमरी आखिर क्यों है, ठीक है। देखिए यमन में जो है 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की खाद्य एजेंसी के अनुसार पता चला है। और जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बोली हैं ये सभी संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी की है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र की जो खाद्य एजेंसी है इसके प्रमुख हैं डेविड बेस्ली। इनके मुताबिक यमन में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। और आपको बताऊं जो आपके डेविड बेस्ली हैं इन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि यमन में लाखों लोगों के भोजन के राशन में अक्टूबर 2021 में जो है कटौती की जाएगी, यानी कि अगर इनको 100 ग्राम खाना मिलता था तो अब 100 ग्राम नहीं मिलेगा, कहा जाएगा भैया 50 ग्राम में ही काम चलाओ ताकि और लोग भी जो है पेट भर सके थोड़ा बहुत। तो यमन में लोगों के भोजन के राशन में अक्टूबर 2021 में कटौती की जाएगी जब तक कि नई फंडिंग वहाँ नहीं पहुँच जाती है। तो देखिए यमन उमन क्या है कि यहाँ पे बहुत ही नर्क है, बिल्कुल समझ लीजिए। अपना भारत बहुत ही अच्छा देश है, यहाँ पे सभी लोग देखिए कम से कम कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। आज के ज़माने में हर आदमी के पास क्या है, भिखारियों के पास भी स्मार्टफोन है। तो हर आदमी मतलब लगभग भोजन प्राप्त कर लेता है सवेरे शाम का। कहीं कहीं जो है कुछ ऐसे केसेस अगर आते हैं तो खैर वो नहीं आने चाहिए। देखिए यमन की बात करें तो ये आपका कहाँ पे स्थित है, मिडिल ईस्ट एशिया में, मैंने आपको बता ही दिया है। कैपिटल इसकी है साना, करेंसी है यमनी रियाल और यहाँ की जनसंख्या है 2.92 करोड़। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। और पांचवा कि किस व्यक्ति को पंजाब का नया मुख्य सचिव बनाया गया है, तो देखिए पंजाब के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं अनिरुद्ध तिवारी। और देखिए अभी हाल ही में पंजाब में एक नए मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट भी हुआ था जिसका नाम था चरणजीत सिंह चन्नी, ठीक है। तो चरणजीत सिंह चन्नी जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, इन्होंने ही अभी हाल ही में इस नियुक्ति को मंजूरी दी।
और देखिए इससे पहले जो आपके अनिरुद्ध तिवारी हैं ये कहाँ पे काम कर रहे थे, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड फूड प्रोसेसिंग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहे थे। लेकिन अब अनिरुद्ध तिवारी पंजाब के नए मुख्य सचिव बन गए हैं, ठीक है। और देखिए अनिरुद्ध तिवारी ने इस पद पर विनी महाजन का स्थान लिया है। और देखिए पंजाब के जो राज्यपाल का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ पे गाने भी बहुत बनते हैं, पता नहीं क्या क्या, चंडीगढ़ दा छोरा तो आ जाइए थोड़ा सा मैं आपको घुमा देता हूँ कहाँ पे, पंजाब में। देखिए ये भारत का मैप आपके सामने खुला है और मैप को हम जूम करेंगे ताकि हमें पंजाब क्लियर और क्लियर दिखे। तो देखिए पंजाब यहाँ पे आपको दिख रहा है। पंजाब की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। देखिए पाकिस्तान के साथ गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, राजस्थान की भी लगती है, पंजाब की लगती है, जम्मू कश्मीर की तो लगती ही है। और देखिए अभी ये लद्दाख का विस्तार यहाँ तक हो गया है। ये वाला पार्ट तो मान लीजिए पाकिस्तान के कब्जे में है, ये इतना पार्ट आपका पीओके है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये भारत का हिस्सा है। तो इसकी सीमा किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। और देखिए हम बात कर रहे थे किसकी, पंजाब की। तो पंजाब जो है अपनी सीमा किसके साथ बनाता है, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और राष्ट्रीय सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के साथ बनाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आपको पंजाब का मैप थोड़ा सा बड़े शेप में दिख रहा है, यही वाला। पंजाब में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पंजाब में अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, हरीके वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, झज्जर बछौली स्थित है, वीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, और वीर भादंस वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो ये पंजाब के 5 शीर्ष राष्ट्रीय उद्यान हैं, इसको याद रखिएगा। और छठवां है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री चेन्नई को भारतीय सेना के लिए कितने अर्जुन टैंक MK-1A का ऑर्डर दिया। तो देखिए एक टैंक है अर्जुन टैंक, ठीक है। देखिए अर्जुन क्या है ये एग्जाम में पूछा गया, तो अर्जुन क्या है, एक टैंक का नाम है। और ये टैंक काफ़ी पॉपुलर है, इसके कई सारे वर्जन आ चुके हैं। इसका एक वर्जन नया आया था अभी, MK-1A। तो इसी अर्जुन टैंक MK-1A का ऑर्डर दिया है हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने। टोटल 118 कितने, टोटल 118 यानी कि 118 जो है टैंकों का ऑर्डर मिला है। अभी हाल ही में एक कंपनी है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री चेन्नई को। और ये ऑर्डर जो है कंप्लीट होगा किसने, कितने अमाउंट में, 7,523 करोड़ रुपए में। यानी कि 7,523 करोड़ रुपए में हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री चेन्नई जो है अब रक्षा मंत्रालय को जो है भारतीय सेना के लिए 118 अर्जुन टैंक MK-1A बना के देगी। देखिए जब भी कोई डील होती है तो वहाँ पे 3 चीज़ें खास होती हैं कि किस चीज़ के लिए डील हुई है, तो अर्जुन टैंक के लिए डील हुई है, और कितने क्वांटिटी में, तो 118 अर्जुन टैंकों के लिए हुई है, और कितने रुपए में हुई है। तो ये डील हुई है 7,523 करोड़ रुपए में। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ जाती हैं। अगर आप यूपी SI UMP पुलिस या फिर मतलब किसी भी राज्य का एग्जाम दे रहे हैं, छोटे से छोटा, और अगर UPSC का एग्जाम दे रहा है तब ये UPSC में तो ये सारी चीज़ें मान्यूट वाली जो है बहुत पूछ जाती हैं। देखिए जो आपका ये MK-1A अर्जुन टैंक है, तो ये अर्जुन टैंक का नया संस्करण है, और इसे 72 नई सुविधाओं और अधिक स्वदेशी उपकरणों के साथ बनाया गया है। और इसमें जो है फायर पावर, गतिशीलता समेत कई अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। और सातवां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितने प्रतिशत घटा दिया है। तो देखिए केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों का जो पेटेंट शुल्क है इसको घटा दिया है 80%, ठीक है। अगर आप पहले आपका 100 रुपये फीस लगता था तो अब केवल 20 रुपये ही लगेगा, मतलब एक मैंने रेशियो बताया है। तो 80% जो है पेटेंट शुल्क को कम कर दिया गया। देखिए पेटेंट होता क्या है, देखिए मान लीजिए आप PhD कर रहे हैं या फिर आपने कोई रिसर्च किया है, आपने अपनी थीसिस बना ली कि मैंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, मुझे ये रिजल्ट मिला, और ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट बनकर आया है मेरे एक्सपेरिमेंट के बाद में। तो इस प्रोडक्ट को आप पेटेंट करा लेते हैं कि भाई देखो इसको मैंने बनाया है। और अगर वो पेटेंट हो गया आपके नाम से, तो जब भी उसको यानी कि उस फार्मूले को कोई भी कंपनी यूज़ करेगी तो आपको पैसे देगी कि भैया आपका ये फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, कितना माल पानी लेंगे आप, ठीक है। तो ये होता है पेटेंट। और
पेटेंट शुल्क को जो है केंद्र सरकार ने घटा दिया है, क्योंकि लोग केंद्र सरकार चाहती है कि लोग आत्मनिर्भर बने, रिसर्च वगैरह करें। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ज्ञान अर्थव्यवस्था में नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए पेटेंट फाइलिंग में ये राहत दी गई है। और सरकार ने पेटेंट संशोधन नियम 2021 की अधिसूचना भी जारी कर दी है। आठवां प्रश्न आज का है कि आईपीएल की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। देखिए, इस साल के आईपीएल में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, मतलब जी तोड़ रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। और एक रिकॉर्ड अभी रोहित शर्मा ने बना दिया है। देखिए, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा भी गया था एक बार कि निम्नलिखित में से कौन मुंबई इंडियंस के कैप्टन थे। पिछले आईपीएल के जस्ट बात पूछा गया था किसी एग्जाम में। तो रोहित शर्मा जो है ये मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं और इनके नाम अब जो है कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 29 पारियों में 1015 रन बनाने का रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, और जो ये 29 पारियां थी, ठीक है, तो इस 29 पारियों में इनका जो एवरेज रन का स्कोर था 1015 रन बनाने के लिए था 46.13 का। और देखिए, इसके अलावा जो आपके रोहित शर्मा हैं, इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपने 100 चौके भी पूरे कर लिए हैं। और ये जो है कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 100 चौके जड़ने वाले पहले बल्लेबाज भी हैं। तो दूसरा रिकॉर्ड भी मैंने बता दिया है, याद रखिएगा। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने किस तिथि को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस मनाने की घोषणा की है। तो देखिए, तिथि आपकी 1 अक्टूबर 2021 है। 1 अक्टूबर 2021 को मनाया जाएगा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस, इसको याद रखिएगा। इसकी घोषणा भी हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने की है। और देखिए, जो आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण है, इसकी स्थापना 23 अगस्त 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरपर्सन इसके हैं सुप्रीम बंदोपाध्याय। ठीक है, और जो आपका ये पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ये काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत। और 10वां प्रश्न आज का है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल वाई एस डडवाल का निधन हो गया। तो देखिए, वाई एस डडवाल अरुणाचल प्रदेश के जो है पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। देखिए, एक आईपीएस ऑफिसर थे, कौन, वाई एस डडवाल। 1974 बैच के एक आईपीएस ऑफिसर थे ये। और ये जुलाई 2007 से नवंबर 2010 तक दिल्ली के 16वें पुलिस आयुक्त भी रहे। और जब ये आईपीएस की सेवा के बाद रिटायर हो गए, तो इनके रिटायरमेंट के बाद इनको नवंबर 2010 में केंद्रीय अर्धसैनिक बल सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया था। फिर 2016 में इनको जो है अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। और उसके बाद फिर अब क्या हुआ, ये जो है इनका निधन हो गया हाल ही में। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं आज थोड़ा सा हम डिटेल में। देखिए, यहाँ पे आपको भारत का मैप दिख रहा है और अरुणाचल प्रदेश आपको दिख रहा है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में सबसे आखिरी स्थान पर। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई भी मैप आप खोलेंगे तो एक ऐसे पहले क्रॉस बनाइए। तो इसमें जो ऊपर का पार्ट होगा इस पर लिखिए एन, नीचे लिखिए एस, मतलब नॉर्थ यानी कि उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, और फिर इधर हो गया आपका ईस्ट यानी कि पूरब, और फिर इधर हो गया वेस्ट यानी कि पश्चिम। ठीक है, तो इधर ईस्ट में देखेंगे तो ईस्ट में आपका पड़ गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। और अगर सबसे पहले सनराइज होगा तो पूरब से ही सूर्य निकलता है, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में जो है सूर्योदय होता है भारत में, वहाँ से सबसे पहले दिखता है। तो ये चीज़ भी पूछा गया कि सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पे दिखता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में दिखता है क्योंकि ये सबसे पूरब में है। तो भाई यहाँ पे पहले सूर्य दिखेंगे, फिर धीरे धीरे करते करते सबको इधर नजर आएंगे। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है देखिए, ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता किसके साथ है, चाइना के साथ। और इसकी राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, देखिए यहाँ पे भूटान भी जो है दिख रहा है आपको, तो भूटान और चीन, ठीक है, इन दोनों के साथ अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। और राष्ट्रीय सीमाएं इसकी असम और नागालैंड के साथ में लगती हैं। और अब आइए जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में नमदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, मौलिंग नेशनल पार्क स्थित है, केन वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, मोहे वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, और डेइंग एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। और देखिए, सबसे अधिक एग्जाम में कौन सा नेशनल पार्क पूछा गया है, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
एग्ज़ाम में आपको ये 1 नंबर का प्रश्न ज़रूर मिलेगा और आप तब मुझे याद भी करेंगे कि सर ने बताया था, ठीक है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, बताइए। दूसरा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्ययन के मुताबिक भारत किस साल तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा, बताइए। और तीसरा कि किस देश की निवासी फैरोज फैजा बिथर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड दिया गया, बताइए। चौथा कि सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जो है ये किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे, बताइए आंसर। पांचवा था कि IBSF 6 स्ट्रेट स्नूकर विश्व कप किसने जीता, आंसर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों में। का पहला प्रश्न था कि विश्व गुलाब दिवस किस दिन मनाता है, तो इसको हम 22 सितंबर को मनाते हैं। और दूसरा था कि वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है एयर मार्शल BR चौधरी। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश ने IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी है, तो ऐसा अफगानिस्तान ने किया है। और चौथा था कि अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट ए क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं, तो आपकी मिताली राज हैं ये। और पांचवा था कि मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड अम्ब्रेन ने किस अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो देखिए ये अभिनेत्री यहाँ है दिशा पाटनी, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।